नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है जिससे जैसे कि आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखते हैं वीडियो को तो आपको देखने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वीडियो को अगर जब तक लास्ट नहीं देखते, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, और बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा ही लिया गया है इसमें, और बिल्कुल आपके एग्जाम के पेपर जैसा ही इसमें आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप को लास्ट देखिए, और अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न, और आप लोग कमेंट में आंसर भी बताते चलिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी हल करते चलिएगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि 92/15 का सरलतम रूप क्या होगा। अब सरलतम रूप क्या होता है? जो हमारा अंश और हर में कटता है उसे हम काट कर जो बचता है वही हमारा सरलतम रूप हो जाता है। तो क्या दिया हमारा 92/115, क्या दिया हुआ है 92/115। जैसे इसे हम काटेंगे तो 23 चौक 92 कटेगा और 23 पचे 115 कटेगा। क्या हमारा आ जाएगा 4/5 हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। ऑप्शन 20 बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बताना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए कि बहुत हार्ड प्रश्न आ जाएगा, आपको इजी भी प्रश्न मिलेगा और हार्ड भी मिलता है। कैसे आपको हल करना है जो आपको सोचना होता है। तो क्या हमारा प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो हमारा इसका डायरेक्ट इसका जवाब होता है अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। आप लोग भी याद कर लीजिए, अनंत होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्याएं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत अशांत वाला तो जरूर प्रश्न आपको पूछा जाता है, और कैसे पहचानते हो आप लोग समझ लीजिए कैसे। तो सबसे पहले शांत अशांत पहचानने के लिए हमें जो भी हर रहता है उसे हम खंड करते हैं, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आती है तो वो होती है अशांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आती है तो वो हमारा हो जाता है क्या? शांत। तो हमें वैसे ही चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम 16 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 4 को 2 टूटेगा, और फिर हमारा बच गया 100, तो फिर से 2 गुना 2 टूटेगा और 5 गुना 5 टूटेगा। ये हमारा आ गया 1600। और 1600 को इस तरह से तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब में तोड़ेंगे तो 2 और 5 के अलावा और संख्या आ जाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे शांत और अशांत पहचानना है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न अब कहता है कि बहुपद d/² प्लस b/+a के शून्यांकों का गुणनफल क्या हुआ। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या हमारा होता है ना, कि जो भी शून्यांकों का गुणनफल होता है हम लिखते हैं क्या? c/a लिखते हैं फॉर्मूला में। क्या लिखते हैं? c/a। लेकिन कब लिखते हैं? जब यहाँ पर हमारा c दिया रहता है और यहाँ पर हमारा a दिया रहता है तब लिखते हैं। लेकिन हमारा c की जगह पर क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, तो हमारा a हो गया, और a की जगह पर d दिया हुआ है, तो क्या हमारा बन जाएगा a/d। आप लोग कैसे ध्यान दे के लिखना है कि क्या हमारा c की जगह पर है और क्या हमारा a की जगह पर है। तो a/d हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे आपको निकालना होगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर की √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है जो बताते हैं। हम जैसे √18 को खंड करते हैं तो क्या टूटेगा हमारा 9 गुना 2, और 9 का जैसे वर्गमूल निकालें तो 3 तो बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 2। अब परिमेयीकरण हम किससे करते हैं? जो हमारे रूट के अंदर रहता है उसी का तो परिमेयीकरण करते हैं, और वही हमारा परिमेयीकरण गुणांक भी होता है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? तो √2 बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, परिमेयीकरण गुणांक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ये आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आपको डायरेक्ट लगा देना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कंसेप्ट रहेगा उसमें समझा के लगाया जाएगा, और जो डायरेक्ट आपको याद करने वाला रहेगा उसको डायरेक्ट ही लगा देना, याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि a = bq + r और a और b का धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या इसमें सही होगा। देखो क्या होता है इसमें, a = bq + r जब लगाते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है कि r का मान होता है ना जो हमेशा छोटा होता है किससे? हमेशा b से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर b का मान रखेंगे ना जो r से हमेशा बड़ा रहता है और r का मान b से हमेशा छोटा। तो क्या कौन सा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि r का मान b से छोटा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग भी याद रखिएगा r का मान b से छोटा होगा, ऐसे होगा इस तरह से। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। अब परिमेय कैसे पहचानते हैं? जो रूट में रहता है, रूट से उसको बाहर नहीं निकाल सकते वो होता है अपरिमेय, और जो रूट से बाहर निकल सकता है वो हो जाता है क्या? परिमेय। जैसे इन देखते हैं ऑप्शन ए को, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि √3 कभी बाहर आ ही नहीं सकता है, हमारा अपरिमेय। √7 भी अपरिमेय और √8 भी अपरिमेय। इसे खंड करेंगे तो 2 √2 में, लेकिन रूट तो बच गया ना,
तो जब रूट किसी के साथ रहे तो वो क्या होता है अपरिमेय। जैसे इसको देखते हैं तो रूट 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ 6, और 6 क्या होता है एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के गुना शून्यांक क्या है। शून्यांक बताना है, और वो भी क्या बताना कि धनात्मक होंगे, ऋणात्मक हैं कि बराबर होंगे। अब शून्यांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि धनात्मक ऋणात्मक कैसे होता है जो। तो सबसे पहले हम इससे क्या होता है कि इससे हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किस तरह से करेंगे, तो हम बीच वाला को तोड़ेंगे और 35 लाएंगे गुना करके। तो कैसे, तो हम इस तरह से तोड़ते हैं 7 × 5 = 35, क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 12। ठीक है, अब दोनों अगर प्लस में टूटता है, जैसे कि दोनों जोड़ला पर हमको आ रहा है 35, दोनों जब प्लस में हमारा आ गया तो समझो कि इस दोनों क्या बनेगा, इसका x का मान जब निकालेंगे ना तो दोनों एक -7 हो जाएगा और एक -5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। जब दोनों प्लस में यहाँ पर लेंगे तब 35 आएगा, तो हमारा उसका जो मूल आएगा ना शून्यांक वो बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक होगी। तो आप लोग को निकालना है तो पूरे इसे गुणनखंड कीजिए और दोनों निकल के आ जाएगा -7 और -5, यानी दोनों ऋणात्मक होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से अपरिमेय संख्या पहचाना तो कैसे निकालेंगे, जिसे यहाँ पर √121 देखते हैं तो इसका तो वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, ये परिमेय बन जाएगा। 196 तो 14 आ जाएगा, ये भी परिमेय बन गया। और ये 17 आ जाएगा, ये भी परिमेय बन गया। 27 को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 रूट क्या हो जाएगा 3, लेकिन इसमें रूट तो रह गया ना, तो ये क्या बन गया अपरिमेय। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अब दिया हमारा बहुपद 5y² - 25 का शून्यांक क्या होगा। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो 5y² - 25 और बराबर 0 रखेंगे। शून्यांक निकालने का यही नियम होता है, बराबर 0 रखेंगे। अब क्या होगा, तो 5y², 25 इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में। 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 कटेगा, और जब हमारा स्क्वायर जाएगा ना इधर तो y बराबर हमें क्या आ जाएगा √5, एक प्लस में और एक क्या हो जाएगा माइनस में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। √5 और -√5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। √5 और -√5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 3 और -40 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल जब दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद। एक फार्मूला आपको याद रखना होगा इसके लिए। क्या होता है कि x² माइनस फिर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या कि शून्यांकों का योगफल इंटू x क्या होता है, फिर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं योगफल शून्यांकों का, इसको बोलते हैं गुणनफल शून्यांकों का। अब इसी पर हम पुट करते हैं x² माइनस योगफल कितना दिया हुआ है, तो योग हमारा दिया हुआ 3, तो इसकी जगह पर 3 रखें तो ये 3x बना लेगा, x बाहर है तो, और प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा कितना -40 दिया हुआ है। तो जब -40 है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे और माइनस क्या हमारा जगह प्लस माइनस माइनस बनाएगा, तो x² माइनस 3x माइनस 40 किस ऑप्शन में हमारा है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 40। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 4y = 8 का हल क्या होगा। अब हल क्या होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा तो अनगिनत होगा। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना हो। क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर होता है c1/c2। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा इसको निकालने के लिए। a1 का मान कौन होता है, जो हमारा फर्स्ट समीकरण का x के आगे लिखा था, क्या होगा 1 और a2 हो गया हमारा 2, तो 1/2, b1 क्या दिया हुआ 2 और b2 हमारा दिया हुआ 4, c1 दिया हुआ 4 और c2 दिया हुआ हमारा 8। जैसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब क्या आ गया हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब सब बराबर आ जाता है हमारा तो वो होती है अनगिनत हल। क्या हो जाएगा अनगिनत हल। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनगिनत हल। आपको समझ में आ गया, इसी तरह से आपको निकालना होता है। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। ये आपको याद रखना होगा। जब भी एक दूसरे के व्युत्क्रम शून्यांक होते हैं ना तो b के जगह पर हम रखते हैं -1 को। क्या हो जाएगा -1। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस में रखेंगे, प्लस है तो प्लस में रखेंगे, क्योंकि जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। आपको याद डायरेक्ट रखने वाला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त एक समकोण होता है। क्या होता है
अर्धवृत्त कौन होता है? जो समकोण होता है। और समकोण हमें पता है कि 90 डिग्री को बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अर्धवृत्त का कोण क्या हो जाएगा? तो समकोण होता है, इसलिए ऑप्शन सी 90 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इन सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आगे का बहुत सारा प्रश्न है, तो हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।